नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज रहती है, एडिटोरियल रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी हम डिस्कशन करते हैं। मैं आपसे जितने भी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ, उसमें बेस रहता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी हमने प्रिपेयर की होती है पहले से, जो करंट में टॉपिक आ गए हैं, या तो सीएस और एनसीईआरटी बेस, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। और मेनली जो भी करंट बेस इश्यू होते हैं, तो जो मेंस और प्रीलिम्स में आपको पूछे जा सकते हैं, तो उसकी हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप ये पीडीएफ द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके टॉप पे लिंक पिन की गई है। और आप यूपीएससी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट www.islifestyle.com विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी एक लिंक दी गई है, आप वहां से भी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। देखिए, यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, ऐसा नहीं है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है सभी अपने काम की है। अभी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो कॉन्क्रीट स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट कहते हैं जिसको, जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है, उसी पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि बाकी जितनी भी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे दी गई है उसके ऊपर फोकस करने के बजाय। तो बारी बारी से डिस्कशन कर लेते हैं सारे टॉपिक। सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी गई है वो है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट है, एफसीआरए। तो उन्होंने यहाँ पे जो 4 क्रिश्चियन ग्रुप है, एनजीओ है, तो उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। हालांकि आपको ना तो कोई ग्रुप से उसका पूछेगा, और ना तो आपको कोई पूछेंगे कि भाई किस वजह से इसको बैन किया गया, लेकिन इनके रोल को पूछेंगे कि भाई जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट है, तो उसके फायदे क्या है, ठीक है, ये क्यों जरूरी है। या तो फिर आपको जो ये एनजीओ का जो टॉपिक है वो जीएस पेपर 2 पॉलिटी के अंदर भी पूछ सकते हैं। एनजीओ का रोल क्या होता है करंट सिचुएशन में, उसका जो रोल है वो अच्छा हो रहा है कि नहीं अच्छा हो रहा है, इस किसी भी प्रकार से आपको पूछ सकते हैं। और उसी क्वेश्चन में आपको एफसीआरए एक्ट है, ठीक है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हालांकि यहाँ पे एडिशनल जितने ग्रुप्स है जिसका लाइसेंस सस्पेंड हुआ है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, तो वही इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं कॉमनली, ताकि आपको कभी भी एनजीओ पे या एफसीआरए पे कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली इसका आंसर कर सके। तो सबसे पहले समझ लीजिए इसका कार्य क्या रहता है। तो जितने भी एनजीओ होते हैं, जिनके पास अपने सेंटर के द्वारा, ठीक है, लाइसेंस होता है, तो वो फॉरेन डोनेशन दे सकते हैं। उस डोनेशन का उनको क्या करना पड़ता है, उनके जो अकाउंटेंट रहेगा, बराबर, सीए रहेंगे, उनके द्वारा उनका रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। और सारा जो फंडिंग का डेटा है वो ऑफिशियली सेंटर को क्या करना पड़ेगा, सेंटर को बताना पड़ेगा, ठीक है, कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके वजह से एनजीओ में पैसे आए हैं, ठीक है, जो भी कोई डोनर है उसकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ लीजिए कि भाई ऐसे कोई भी एनजीओ रहेंगे जिनके पास फॉरेन जो भी डोनेशन आता है, तो इन डोनेशन का इस्तेमाल वो लोग जो अपने, जैसे कोई, जैसे यहाँ पे बताया गया वैसे कि भाई कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई मैनिंग चल रहा है, तो एनजीओ वाले वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और उनको रोक देते हैं। दूसरा कि भाई जो भी कोई एरिया में कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है तो उसको फंडिंग देते हैं, जैसे हमने कश्मीर वाला मुद्दा देखा था, ठीक है, लोगों को पैसे दे के उनको क्या भड़काया जाता है, ठीक है, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। तो ऐसे भी एग्जाम्पल है। और दूसरे एग्जाम्पल हमने देखे थे कि भाई यहाँ पे जो एनजीओ में जो पैसे आएंगे, उस पैसे से आतंकवादी गतिविधियां, या तो कोई भी एरिया में जैसे कोई राइट्स हो गया, ठीक है, कोई आंदोलन हो गया जिसमें तोड़फोड़ ज्यादा हो जाए, तो ऐसे करने में इस्तेमाल हो और उसका कोई भी एविडेंस मिले, तो हमारी जो सेंट्रल अथॉरिटी है तो ऐसे एनजीओ को क्या कर देती है, परमानेंटली उसका लाइसेंस कैंसिल करके उनको बैन कर देती है, ताकि कोई भी उसको जो ये लीगल तरीके से उनको डोनेशन दे रहे हैं वो उस पैसे का वो गलत इस्तेमाल ज्यादा ना करें। देखिए, एनजीओ का पॉजिटिव रोल भी है, एनजीओ का नेगेटिव रोल भी है, ठीक है, कौन कौन से एरिया में कैसे रोल कर रहा है
उसके ऊपर उसका आधार रहता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कोई भी अगर संदिग्ध गतिविधियां या अनैतिक गतिविधियों में सम्मिलित है, ठीक है, तो ऐसे एनजीओ को क्या किया कर दिया जाता है, उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है और उनको बैन कर दिया जाता है, ताकि ऐसी एक्टिविटी कंटिन्यूस ना हो। ठीक है, आपको याद रखना है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट है, जो फॉरेन से कोई भी डोनेशन देते हैं एनजीओ को, उस पर रोक लगाता है। ठीक है, ताकि ऐसे जैसे हमने चाइना वाला भी एरिया देखा था कि भाई जम्मू कश्मीर में जितने भी पीडीएस होते हैं तो उनको पैसे देके ब्रेन वॉश करके या किसी भी तरह से अपने गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट भड़काया जाता है, वहां पे दंगे करवाए जाते हैं, ठीक है, लोगों का खून खराबा करवाया जाता है, तो ऐसा रोक सके इसलिए इसको लाया गया है। दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं, इंडिया ईरान की जो अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया है, तो वो भी आप समझ लीजिए बात क्या हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई जो इंडिया और ईरान का जब भी रिलेशन की बात आती है तो चाबहार पोर्ट का नाम आता है, और चाबहार पोर्ट की हम बात करें तो अफगानिस्तान का अपना जो ट्रेड है, ठीक है, वो हम अफगानिस्तान से बाय रोड चाबहार बंदरगाह तक आते हैं और वहां से बाय सी रूट हम जो मुंबई पोर्ट है वहां पे उसको कनेक्ट करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की मैंने बात की है आपसे, अफगानिस्तान में जैसे अफगानिस्तान गवर्नमेंट रहेगी और दूसरे वहां पे तालिबान का भी कंट्रोल रहता है, तो इन दोनों के बीच में काफी सारा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो इंडिया अपने स्टेप बार बार ले रहा है ताकि वहां पे जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहे, उसका जितना भी प्रेजेंस बढ़े उतना अच्छा है, ताकि वहां पे शांति बनी रहे। ठीक है, कोई भी आतंकवादी गतिविधियां या तालिबानी वाली गतिविधियां ना हो, तो इसके लिए इंडिया कंटिन्यूस क्या कर रहा है, अपने स्टेप उठा रहा है जितना भी हो सके उतना। ये हमने ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस किया था जब इंडिया चाबा पोर्ट के जो रेलवे प्रोजेक्ट था, ठीक है, वहां पे जो क्राइसिस चल रहा था उसको लेके मैंने इन डिटेल आपसे डिस्कशन किया था। ठीक है, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की गई है केशवानंद भारती वाले टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले समझ लीजिए पॉलिटी के अंदर काफी सारे ऐसे केसेस है, ठीक है, ऐसे अमेंडमेंट है तो बार बार पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं, जो बेसिक गिना जाता है। तो उसी में से एक है केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो ये 1973 का केस था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण केस था, जो बेसिक स्ट्रक्चरिंग डॉक्ट्रिन है, ठीक है, वहां पे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या है वो समझ लीजिए। ये सीधे सीधे और सिंपली याद रखिए, यहाँ पे सीधे सीधे और सिंपली काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो आपसे डिस्कशन करना पड़ेगा। तो पहले समझिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरिंग ऑफ डॉक्ट्रिन है, उसमें उसमें कोई भी परेशानी अगर आती है, अभी यहाँ पे डिस्कशन सबसे पहले समझ लीजिए महत्वपूर्ण बेसिक स्ट्रक्चरिंग ऑफ डॉक्ट्रिन क्या है। यानी ये सीधे सीधे घुमा फिरा के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उससे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको सीधे सीधे बोलता हूँ, जब भी कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन आएगा तब दो आर्टिकल का नाम आएगा, एक है आर्टिकल 13, ठीक है, और दूसरा है आर्टिकल 368। अब जिन बच्चों को ये पता है, जिन्होंने पॉलिटी प्रिपरेशन किया है, तो उनके लिए रिवीजन है, लेकिन जो नए स्टूडेंट है, नए स्टूडेंटों के लिए ये इंफॉर्मेशन क्या होगी, ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होगी जो उनको प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले समझ लीजिए आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है कि आप फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उसको आप टच नहीं कर सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के अंदर, ठीक है। और आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में कई बार, ठीक है, कई बार क्या हुआ है, आर्ग्यू हुआ है, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फैसले भी सुनाए और फैसले पे फैसला सुनाया। तो इससे स्टूडेंट भी कंफ्यूज रहते हैं अगर अच्छे से हायरार्की के अनुसार नहीं पढ़ा है तो। लेकिन जब केशवानंद भारती केस हुआ तब जाके क्लियर किया गया कि भाई आर्टिकल 368 के अनुसार जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बेसिक ढांचा है उसमें चेंज होना चाहिए नहीं। यदि होता है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगी। तो ये आपको याद रखना है। अब देख लेते एडिटोरियल में। तो एडिटोरियल में काफी सारे डिस्कशन हुआ है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये प्रशांत भूषण वाला जो केस है उस टॉपिक में काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। यदि आप ये इंफॉर्मेशन फिर से देखना चाहते हैं तो आप 16 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक का सारा डेली करंट अफेयर एनालिसिस देख सकते हैं, जिसमें हमने ये सारी डिस्कशन की है। और दूसरा अपना जो एलएसी पे प्रॉब्लम चलता है इंडिया एंड चाइना, ठीक है, तो उसका भी हमने डिस्कशन किया हुआ है।
तो आप देख सकते हैं, ज्यादा इसमें फोकस करेंगे नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई कॉन्क्रीट डिटेल है नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो लैंग्वेज वाला जो इश्यू है वहां पे डिस्कशन कर लेते हैं। लैंग्वेज में तो जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो वहां पे 3 लेयर लैंग्वेज का प्रेफरेंस दिया गया था। जैसे आपको पता होगा कि वहां पे जो रीजनल लैंग्वेज है, फिर नेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश, तीनों प्रकार की लैंग्वेज के लिए परमिशन दिया गया था। लेकिन जब भी साउथ के स्टेट की बात आती है, बराबर, और लैंग्वेज की बात आती है, तो वहां पे जो हिंदी है, ठीक है, जिसके वजह से ऑलरेडी हम हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं घोषित कर सकते, तो उसमें कुछ ऐसे स्टेट है कि जो लिंग्विस्टिक फॉर्मूला लेके अगेंस्ट में इसके रहते हैं, तो हिंदी को हम राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे प्रावधान बताया गया था कि भाई एक तो आपको वहां पे जो भी रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, जो भी है रीजनल लैंग्वेज फॉलो करनी होगी, और नेशनल लैंग्वेज में आपको हिंदी भी फॉलो करनी है, और इंग्लिश तो कंपलसरी है। तो इंग्लिश का तो अपना ठीक ठाक कामकाज है, लेकिन हिंदी का जो हिंदी लैंग्वेज को लेकर जो इश्यू है, ठीक है, वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया था। जब भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके 2-3 दिनों में जो लैंग्वेज का इश्यू आया था, तभी हमने इसको इन डिटेल डिस्कस किया था। थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है, आप पढ़िएगा तो आपको इन डिटेल पता चल जाएगा, ठीक है। ज्यादातर इंफॉर्मेशन रिपीटेड ही है, आपको लैंग्वेस्टिक जो भी क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें यही सारी लैंग्वेजेस है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, तो इसकी रिपीट इंफॉर्मेशन देखेंगे नहीं। अभी बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, तो उसमें इंडिया का स्टेप रह रहा है एफडीआई के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है, तो बारी बारी से जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसका डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि सारे टॉपिक क्या हो जाए, आपके क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले समझिए, वो है कि भाई इंडिया ने यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम बनाया था, ताकि क्या हो कि भाई बिना हैसल, ठीक है, बिना रुकावट इंडिया और अमेरिका का ट्रेड हो। दूसरा कि भाई वहां से अमेरिका के द्वारा इन्वेस्टमेंट क्या आए, भारत में इन्वेस्टमेंट आए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो इस, और वहां पे जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा तो उस इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। दूसरा यहाँ पे बताया गया कि सप्लाई चेन सिनर्जी जो है वो फॉलो करेगी इकोनॉमिक्स के अंदर, जिससे क्या हो कि भाई जो भी कंट्रीज है, ठीक है, जो बाहर की कंट्रियां है, वो इंडिया में यदि इन्वेस्टमेंट करती है, तो उनके प्रति ऐसा ना हो कि हम बार बार पॉलिसी चेंज करें, ताकि उनको सोचने में दिक्कत हो कि अभी हमको इंडिया के साथ कार्य करना है कि नहीं करना है। दूसरा, यहाँ पे जो मेड इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है, उस पर भी बात की गई है सेल्फ रिलायंस के अंदर, कि भाई जितनी भी प्रोडक्ट हो तो इंडियन ओरिजिन की बनी हुई हो और आप भी इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि क्या हो कि भाई इंडिया का जो जीडीपी है उसमें भी उसका कंट्रीब्यूशन बढ़े, और इंडियन जो स्टार्टअप बिजनेस है उसका कार्य भी बढ़े। इसके आगे हमने आरसीईपी वाला कॉन्सेप्ट भी देख लिया था, कि जहाँ पे 10 आसियान कंट्री है, ठीक है, 10 आसियान कंट्री और 6 दूसरे मेंबर कंट्री, तो इन मिला के 16 थे आरसीईपी में, ठीक है। उसमें से इंडिया अभी उसको ज्वाइन नहीं करेगा, तो अभी 15 कंट्री ही बची है। तो यही कंट्री है जहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए और जितना भी हो उतना इंटरनेशनली ग्लोबली ट्रेड बढ़े उसके लिए कार्य किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन इंडिया को थोड़े बहुत इश्यू थे उसको लेके, और चाइना का प्रेजेंस वहां पे अधिक था, ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया अभी यहाँ से आरसीईपी जो है, ठीक है, वहां से बाहर हो गया है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने इन डिटेल डिस्कस की हुई है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, आप डेली बेस पे हम कम से कम टाइम में जितनी इंफॉर्मेशन हम कवर कर सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस है, उसकी हम बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। तो आप खाली ट्राई क्या कीजिए, डेली बेस पे द हिंदू का जो करंट अफेयर एनालिसिस आता है वो देखने का रखिए, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपके कवर हो जाए। अभी डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, वो है डेमोक्रेसी को लेके, कि भाई जो अभी क्वेश्चन आवर पे मॉनसून सेशन में उसको अभी रुकाया गया है उसके लिए, तो ये आप देख सकते हैं मोदी जी है कि डेमोक्रेसी है, यानी ये जो क्वेश्चन ओवर है उसको काट के डेमोक्रेसी को क्या किया जा रहा है, अपने हाल पे छोड़ा जा रहा है, ऐसा दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हमने डिस्कशन किया था कि क्वेश्चन ओवर पे हम बैन लगाए, तो उससे क्या होगा कि भाई जो भी कोई मिनिस्टर रहते हैं, जो भी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहते हैं, उनके जो भी कार्य है उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, या लोगों की क्या डिमांड है उस पर भी उसको भी बताया जाता था क्वेश्चन ओवर के थ्रू, ठीक है। और बाकी मैंने डिस्कशन आपको किया था कि भाई जो भी बिल या कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो उसमें भी क्वेश्चन ओवर के थ्रू ही क्वेश्चन उठा के वहां पे जो कार्य है गवर्नमेंट का, ठीक है, उस पे सवाल या
निशान खड़े किए जा सकते थे। उससे क्या होता है, ये प्रोसेस है कि भाई जिससे जो भी कोई गवर्नमेंट कार्य करे वो अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है वो पता चले और डेमोक्रेसी पे इसका इम्पैक्ट हो, तो उसी को ही रोकने का कार्य किया जा रहा है। तो उसी पे फिगर दिया गया है। फिर बात कर लेते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमी रिकवरी के ऊपर। तो यहाँ पे डेटा बताया गया है कि 2019 में इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसको हम देखें 6 महीने, ठीक है। तो उसमें जो एक्सपोर्ट अर्निंग है, रेमिटेंस है, ठीक है, टूरिज्म है और एफडीआई है, इन सभी पे इम्पैक्ट हुआ है। तो बारी बारी से देख लेते हैं कि भाई हम जितनी भी इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट होती है तो एक्सपोर्ट करते हैं, उससे अर्निंग होती है। रेमिटेंस यानी ऐसा कि भाई जो भारत ओरिजिन के जितने भी व्यक्ति है जो आउट ऑफ इंडिया कार्य करते हैं, जैसे हम अमेरिका, कनाडा, ठीक है, यूके, तो वहां से जो पैसे वो घर भेजते हैं तो वो रेमिटेंस के अंदर इनकम होती है। दूसरा टूरिज्म कि भाई बाहर के भी टूरिस्ट इंडिया घूमने आते हैं तो भी इंडिया को फायदा होता है। और एफडीआई का टॉपिक तो हमने देखा कि भाई बाहर की ऐसी कोई भी इंडस्ट्री या कोई कंट्री अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है तो इंडिया के लिए वो बेहतर माना जाता है और डेवलपमेंट के स्कोप बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी कार्य किया जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि भाई इसे जो कार्य है तो उसमें ग्लोबली जो इंस्टीट्यूट है जो फंड प्रोवाइड किए जाते हैं उनका रोल अधिक है। तो वहां पे आएंगे जैसे वल्नरेबिलिटी के अंदर जो डेप्थ वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट आएगा तो वो समझ लेते हैं। तो बाकी टॉपिक आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले समझ लीजिए कि डेप्थ वल्नरेबिलिटी क्या होती है। तो मान लीजिए भाई जो भी कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है, ठीक है, वो कंट्री अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करती है। और उसके अलावा जैसे पेरिस एग्रीमेंट के जो एजेंडा है, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 डेवलपमेंट गोल है, वो अचीव करने के लिए उनको एडिशनल फंड चाहिए जो उनके पास होता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अलावा भी है कि जो फंड प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है, फंड मुहैया कराए जाते हैं। तो इनका सहारा लेना चाहिए ताकि ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, बात कर लेता हूँ, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट में हमने एनवायरनमेंट पे फोकस किया था, ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर पे फोकस किया था कि हम उसको कम करेंगे। दूसरा जो ग्रीन एनर्जी है उसको बढ़ावा देंगे और जैसे इंटरनेशनली कार्बन इमिशन है उस पर भी कंट्रोल करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 अपने सारे डेवलपमेंट गोल है जो हर एक कंट्री को अचीव करने हैं। तो इन सभी के लिए फंड चाहिए, ठीक है। जिन कंट्री के पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका तो सही है, नहीं अवेलेबल है उनको ये इसी एजेंसी उनका हेल्प लेना चाहिए। यहाँ पे कंपेरेटिवली डेटा दिखाता है, ठीक है, याद रखिए। मान लीजिए ऐसी भी कंट्रियां है कि भाई जो चाइना से क्या लेती है, पैसे उधार ले लेती है। तो श्रीलंका की बात कर लेते हैं कि भाई अपनी बेसिक ये डेवलपमेंट के लिए तो चाइना से क्या करती है, उधार ले लेती है। फिर क्या होता है, इकोनॉमिकल क्राइसिस चलता है, ठीक है, और उसके वजह से वो लोग तो ना तो जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिटर्न कर पाते हैं ना तो उसका इंटरेस्ट भर पाते हैं। तो हमने देखा कि भाई जो श्रीलंका का हब्बन टोटा पोर्ट है वो चाइना के पास क्या है, गिरवी है, ठीक है, डेप्ट के अंदर, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और पेरिस जो एग्रीमेंट एजेंडा है, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए जो फंड चाहिए उस फंड के लिए उनको ऐसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि चाइना जैसे कंट्री पे, जिसके वजह से जो भी कंट्री है वो अपनी जो सोवरेनिटी है, ठीक है, उसको ही खो दे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन की डिस्कशन यहाँ पे इन डिटेल की गई है। बाकी सारे जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस करके रखे हुए। एक ये भी टॉपिक है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको मेन पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे बताया क्या गया है कि भाई जो मुपीला जो रिवोटर थे, ठीक है, उसमें ये जो वरियाकुनाथ अहमद हजी थे तो ये अपने फ्रीडम स्ट्रगलर की तरह थे, लेकिन हमारी जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है उन्होंने बताया कि भाई ये जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो हिंदू पुरुष थे, महिला थे और बच्चे थे उनको मार दिया गया था। और ये तबूवुर किनार जो एक कुआं था उसके अंदर उनकी बॉडी को फेंक दिया गया था, ठीक है। तो ये और इनके जो भाई है, ठीक है, तो वो इंडियन स्ट्रगल फाइटर के रूप में है, फ्रीडम फाइटर के रूप में है, तो वो गलत है। इन्होंने क्या किए थे, दंगे फैलाए थे, ठीक है, लोगों को, पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को क्या करा था, बेरहमी से मारा था। तो अभी इनको एज अ फ्रीडम फाइटर देखा जाएगा नहीं। ये रिपोर्ट किसने दी है, ये रिपोर्ट दी है ICHR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने ये डेटा प्रस्तुत किया है। जो खलीफत मूवमेंट थी, ठीक है, तो उस मूवमेंट में जो आंदोलन हुए थे तो उस आंदोलन को लिखते हुए इनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया गया था जो कि गलत था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी रहेगी। ये
इंडिविजुअल जो भी कोई न्यूज होती है इसी कम पूछी जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, पूछ ले तो। दूसरा, ये हाईकोर्ट ने जो सेंटर है, ठीक है, उसको डिसाइड करने के लिए बोला है असम राइफल के लिए। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो असम राइफल है, वहां पे दो मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि असम राइफल के ऊपर कोई एक मिनिस्ट्री अच्छे से कार्य करे। तो जो होम अफेयर्स है वो खुद चाहती है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर इंडियन आर्मी के जो भी कमांडर रहते हैं, ठीक है, सुपीरियर पोस्ट पे वही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि होम ऑफ जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो उसको कंट्रोल करे। और दूसरा, जो असम राइफल है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंडर ही कार्य करती है, तो वो ज्यादातर आर्मी जवानों के साथ कोऑपरेशन करके कार्य करती है। तो उनको बताया गया कि भाई जितना भी जल्दी हो इसका डिसीजन ले, ताकि जो भी बेनिफिट डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा आर्मी को दिए जाते हैं इतने असम राइफल को मिले। याद रखना है, तो असम राइफल है वो इंडो म्यांमार बॉर्डर है, ठीक है, उसके ऊपर कार्य करती है, पेट्रोलिंग का, सर्विलेंस का, ठीक है, याद रखना है। ये हमने ऑलरेडी एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया हुआ है और वो भी लेक्चर अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज के अंदर जो महत्वपूर्ण है, वो पहले समझ लीजिए, जो है हिजबुल्लाह और हमास संगठन के लिए। तो इसका भी डिस्कशन हमने किया था जब हमने इजराइल के अंदर जो बातचीत होती थी तो उसमें किया था। तो इसमें इजराइल है, ठीक है, जो हिजबुल्लाह संगठन है वो लेबनान के अंदर है और ये शिया कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और ईरान है वो इसको, जो हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट करता है। और हमास प्रेजेंट है जो गाजा स्ट्रिप है, ठीक है। आप इजराइल का मैप देखिएगा, मैंने आपको कई बार दिखाया हुआ है। तो इजराइल मैप के अंदर जो गाजा है, गाजा एरिया वहां पे, और जो वेस्ट बैंक है वहां पे फिलिस्तीन लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमास कहते हैं, ठीक है। दोनों टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों इजराइल के अंदर क्या करते हैं, बारी बारी से काउंटर अटैक करते हैं। अभी हमने देखा था थोड़े समय पहले इजराइल ने हमास के ऊपर क्या किया था, अटैक किया था, और अभी हमास को ब्लॉक कर दिया था। तो हमास ने बताया था कि भाई अभी हम इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेंगे नहीं, आप ब्लॉक ओपन कर दो। और अभी बात चल रहा है इसलिए कि इजराइल और अरब ट्राइब्स है उसका क्या हो रहा है, उसका कनेक्टिविटी हो रहा है। तो भाई इससे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उसका डिस्कशन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और ये न्यूज में आया है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम कंटिन्यूस इसकी अपडेट देखते रहते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं ब्रेक्जिट में। तो सबसे पहले समझ लीजिए ब्रेक्जिट क्या है। तो ब्रेक्जिट के लिए जो महत्वपूर्ण है वो आप बारी बारी से बात कर लेते हैं, यहाँ पे बताया क्या जा रहा है। तो ब्रेक्जिट यानी कुछ नहीं, जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ है, उसको शॉर्ट फॉर्म में ब्रेक्जिट बोलते हैं। और ये टर्म क्या है कि भाई यूरोपियन यूनियन था जो पहले यूके के लिए क्या करता था, डील डिसाइड करता था, लेकिन अभी यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहा नहीं है, ठीक है। तो उससे फिर क्या होगा कि भाई यूके है उसको बाकी कंट्रियों के साथ भी और यूरोपियन यूनियन के साथ भी अपनी जो डील है वो खुद से ही करनी होगी। तो यूके ने वही किया है कि भाई डील जो एग्रीमेंट है, ठीक है, वो करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यूरोपियन यूनियन में 28 देश थे, जो यूके है वो वहां से एग्जिट हो गया, अभी रहे 27 देश। तो ये भी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे डिस्कस की हुई है। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, उससे बच्चों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। आप नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।